एक होम्योपैथी में एक लाइन आती है, इट इज़ द डॉक्टर हु फेल्स, होम्योपैथी नेवर फेल्स। और जो मेडिसिन कॉन्स्टिट्यूशनल होगी उससे सब कुछ ठीक हो जाना है। हम पेशेंट का इलाज करते हैं, बीमारी का इलाज करते ही नहीं है। जिस खांसी की आज ठीक करेंगे, सर्दियों में वो दवाई खांसी की नहीं चलेगी। इट शुड बी ऑनेस्टली ट्रू। इसमें बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन मीन्स करेक्ट मेडिसिन। चींटी और कॉकरोच से कौन सी दवा बनती है? होम्योपैथी दवाई जो होती है शीशी में जो गोलियां, उसको 7 बार ऐसे हिला के खाओ तो एक्स्ट्रा चार्ज हो जाता है। इन यूट्रो ही कर दिया, यूट्रस में इलाज हो गया उस बच्चे का। मतलब नॉर्मली कोई ऐसी बीमारी जिसका इलाज होम्योपैथी में नहीं है? कोविड कैंसर ये सारे भी। नमस्ते, मैं हूं चंद्र प्रकाश और आप देख रहे हैं कैंडिड टॉक। आज हमने बात की एक ऐसे डॉक्टर से जो होम्योपैथी को चिकित्सा नहीं एक संवाद मानते हैं, जिनका यकीन है कि होम्योपैथी बीमारी नहीं बल्कि मरीज का इलाज करती है। और यही वजह है कि होम्योपैथी उन हजारों लाखों बीमारियों का इलाज कर रही है जिसे लाइलाज माना जाता था। हम बात कर रहे हैं मशहूर डॉक्टर विजय कुमार से, जो करीब 45 ईयर से प्रैक्टिस कर रहे हैं और जिनका सक्सेस रेट 85% के अप्रॉक्स है, जिन्होंने अपने अनुभव से हजारों लोगों को नई जिंदगी दी है। सर नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सर तो होम्योपैथी से ही हम बातचीत शुरू करते हैं। होम्योपैथी की बहुत बेसिक सी चीज जो हम देख रहे होते हैं, मीठी गोली। तो मेरा आपसे पहला सवाल यही है कि होम्योपैथी मीठी गोली में ही क्यों है? देखें, जब होम्योपैथी का आविष्कार हुआ था उस वक्त ऐसे पेनफुल ट्रीटमेंट्स थे जिनमें पेशेंट्स को बहुत दर्द सहना पड़ता था। और जब ये होम्योपैथिक साइंस की निजात हुआ तो जो हमारे होम्योपैथी के जो जन्मदाता थे डॉक्टर सैमुअल फ्रेडरिक हैनेमन, उन्होंने सोचा कि पेशेंट तो ऑलरेडी इतना पेशेंट है, सफ़र कर रहा है, फिर साथ में उसका इलाज भी है इस तरह का वो पेनफुल हो। तो उन्होंने एक ये जो होम्योपैथी जब बनाई तो उन्होंने उनके ध्यान में आया कि क्यों ना एक ऐसा जेंटल ट्रीटमेंट हो जो पेशेंट ठीक भी हो जाए और उसको और कोई एक्स्ट्रा पेन ना उठाना पड़े, उसके लिए होम्योपैथी। इसलिए कर वो मीठी गोलियां एक बनाई। वैसे कोई हम जो भी दवाई होती है गोलियां दवाई नहीं होती। गोलियां तो सिर्फ एक शुगर ऑफ मिल्क से बनती हैं। इनमें एक लिक्विड डाला जाता है और जब वो जिन गोलियों में वो जौन सा लिक्विड डालेंगे वही वाली वो मेडिसिन बन जाती है। तो बस वो एक देने का तरीका, एक व्हीकल है जो दवाई बस पेशेंट के अंदर जाने का रास्ता है बस। तो डॉक्टर हैनेमन ने सोचा कि क्यों ना फिर मीठी गोलियों से किया जाए शुरुआत। तो बस वो एक व्हीकल है और कुछ नहीं है। दवाई उनमें डाली जाती है एक जी, तब बनती है वो दवाई। गोलियां दवाई नहीं होती, गोलियां तो जस्ट मीठी गोलियां हैं। तो उनमें जो दवाई डाल दी गई और वही बन जाती है दवाई। तो बस एक रास्ता है, एक व्हीकल है कि दवाई पेशेंट के अंदर जाए। सर होम्योपैथी में एक चीज कही जाती है कि ये बहुत स्लो काम करता है, मतलब बहुत लंबे समय तक ये दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। ऐसा क्यों? देखें, होम्योपैथिक में जो दवाइयों का जो सिलेक्शन होता है ना, वो एक बहुत बड़ा एक डिफ़िकल्ट जॉब है। इतना आसान नहीं है दवाई छांटना। अब क्योंकि दवाई छांटना इतना आसान नहीं है तो जो होम्योपैथिक डॉक्टर होता है, एक होम्योपैथी में एक लाइन आती है, इट इज़ द डॉक्टर हु फेल्स, होम्योपैथी नेवर फेल्स। तो अगर डॉक्टर ने फर्स्ट विजिट में अगर करेक्ट सिलेक्शन कर लिया तो फिर पेशेंट जल्दी ठीक हो जाता है। ये डिपेंड्स ऑन द राइट सिलेक्शन ऑफ द रेमेडी। जब तक वो डॉक्टर पेशेंट के लिए सही दवाई नहीं छांट पाता तब तक ही वो स्लो है। बट ये तो टाइम डॉक्टर लेता है सही दवाई छांटने में। अगर वो पहली बार में ही सही दवाई छांट दिया है तो फिर ये स्लो नहीं है उसी वक्त, देन एंड देयर। अब दवाई खाओ और तुरंत आराम होता है। लेकिन अगर डॉक्टर सही दवाई छांटने में असमर्थ है, नहीं छांट पाया है, तो फिर वो उतना ही देर लगेगी। होम्योपैथी इज़ नॉट स्लो, इट इज़ द डॉक्टर हु इज़ अनेबल टू सेलेक्ट द राइट रेमेडी। क्लियर? यह लेकिन जैसे ही पेशेंट के अंदर दवाई जाएगी, करेक्ट सिलेक्शन, करेक्ट मेडिसिन, वो फिर बहुत फास्ट है। होम्योपैथी इज़ नॉट फास्ट, वो होम्योपैथी इज़ नॉट स्लो, सॉरी, इट इज़ वेरी फास्ट। सर होम्योपैथी क्या किसी बीमारी को जड़ से खत्म कर सकता है? Yes, homeopathy is meant for
इरेडिकेशन ऑफ द डिसीज इन इट्स होल एक्सटेंट, बिल्कुल जड़ से ठीक करती है, इसमें कोई दो राय नहीं। होम्योपैथी में सप्रेशन कभी नहीं होता, इट इज ऑलवेज 100% रिमूवल ऑफ द सिम्टम्स। लेकिन कंडीशन वही है, करेक्ट सिलेक्शन ऑफ द रेमेडी, और करेक्ट सिलेक्शन ऑफ द रेमेडी इज नॉट इजी। बहुत इसके लिए कंप्रहेंसिव नॉलेज ऑफ मैटी रेमेडी का, जो होम्योपैथिक मैटी रेमेडी का है उसकी कंप्रहेंसिव नॉलेज होनी चाहिए, और तभी, और एक जो हम, और फिर भी बेस्ड ऑन द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द होम्योपैथी। देखो बेसिक प्रिंसिपल्स 3 हैं होम्योपैथी के, लॉ ऑफ सिमिलिया, लॉ ऑफ मिनिमम एंड लॉ ऑफ सिम्प्लेक्स। 3 सिमिलिया का मतलब मेडिसिन पेशेंट के सिम्टम्स के बिल्कुल सिमिलर होनी चाहिए, लॉ ऑफ सिमिलियम। और मिनिमम का मतलब है कम से कम दी जाए दवाई, और सिंप्लेक्स का मतलब सिंपल फॉर्म में कोई कॉम्बिनेशंस नहीं होने चाहिए। ये होम्योपैथी के 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, और एक जो क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर होगा वो इन 3 प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा। लेकिन क्योंकि होम्योपैथी में मैंने जैसे बोला कि दवाई छांटना इतना आसान नहीं है, तो इसलिए लोग इन फार्मूलाज को नहीं अपनाते। वो अपना वो जो मिक्सोपैथी, जैसे कि ये भी डाल दिया, वो भी डाल दिया, वो भी डाल दिया। आई बिलीव इन ए सिंगल रेमेडी, मतलब मैं पेशेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन छांटूंगा, और फिर उसके लिए जो भी उसमें पेशेंट में तकलीफें होंगी सारी तकलीफ हो जाएंगी, बिकॉज होम्योपैथी ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिसीज। हम पेशेंट का इलाज करते हैं, बीमारी का इलाज नहीं करते। और पेशेंट की जब इम्यूनिटी बढ़ जाती है इतनी अच्छी तो वो सारी जितनी भी तकलीफें होती हैं, 1 2 3 4 वटेवर, सारी ठीक हो जाती है विद द सिंगल होम्योपैथिक रेमेडी जो पेशेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल होती है। सर होम्योपैथी में एक चीज देखी जाती है कि पेशेंट जो वो कई जगह से हारने के बाद, परेशान होने के बाद, वो उनको लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं है, तो वो होम्योपैथी में आते हैं। हाँ, तो ऐसे पेशेंट को कैसे ट्रीट करते हैं? देखिए होम्योपैथी में लोग हार के इसीलिए आते हैं बिकॉज होम्योपैथिक को लोग समझते हैं, क्योंकि सबके दिमाग में यह कि स्लो ट्रीटमेंट है। अब जिन लोगों को पता लग गया कि होम्योपैथी तो बहुत फास्ट है, तो वो लोग तो कभी नहीं जाते पहले, वो पहले हमारे पास ही आएंगे। और जब हमें लगेगा कि पेशेंट के कोई बहुत इरिवर्सिबल चेंजेस है, तो हम ही उनको रेफ़र करेंगे किसी एलोपैथिक डॉक्टर के लिए। और अगर रिवर्सिबल चेंजेस हैं तो वो हम उनको अच्छी तरह टैकल कर सकते हैं। लेकिन जब वो एलोपैथी में परेशान होकर आते हैं, जब वो नहीं ठीक होते दे कम टू होम्योपैथी। और फिर हमारा जो टैकल करने का रास्ता है वो यही है कि हम पेशेंट की थॉरो जानकारी लेते हैं राइट फ्रॉम द बिगनिंग, मतलब जन्म से लेके और आज तक जितनी भी उम्र उसकी पेशेंट की है, हम पूरी उसकी जानकारी करेंगे और क्या क्या कंडीशंस उनकी ज़िंदगी में रही हैं, कैसे कैसे हालातों से वो लोग गुजरे हैं। अच्छा, होम्योपैथी में एक चीज और देखी जाती है कि सेल्फ लवर मेडिसिन, वो उनके पास कुछ दवाइयां हैं, कुछ किताबें हैं जिसमें वो घर में खुद से ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, ये कितना सही है? नहीं, ये मैं इसकी फेवर में भी नहीं हूँ, बिकॉज वही नीम हकीम खतरा जान। अब उन्होंने ना तो कोई कोर्स किया होता, 1-2 किताब पढ़ ली, होम्योपैथिक दवाइयाँ दे ली, उनको ये भी नहीं पता होता कि होम्योपैथिक के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया, लॉ ऑफ सिमिलर, लॉ ऑफ मिनिमम, लॉ ऑफ सिम्प्लेक्स, कि दवाई सिमिलर होनी चाहिए, दवाई मिनिमम होनी चाहिए। मतलब अब मिनिमम क्या, लोग तो एक बोतल में ये भी दवाई डाल दो, वो भी दवाई डाल दो, ये भी डाल दो, वो भी डाल दो। वो फिर वो होम्योपैथिक में मिनिमम वाला सिस्टम कहाँ रहा। लेकिन जो क्लासिकल होम्योपैथ होगा वो आपकी थॉरो हिस्ट्री लेके और उसको एक मेडिसिन छाटेगा, और वो एक मेडिसिन ही सारा कुछ ठीक कर देती है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर दर्द के लिए अलग दवाई लूँगा, पेट दर्द की अलग दवाई लूँगा, लिवर के लिए कुछ अलग खाऊंगा, कॉन्स्टिपेशन के लिए अलग खाऊंगा। नो, ऐसा होम्योपैथी में नहीं होता। सिंगल रेमेडी फॉर सिंगल पेशेंट, और जो मेडिसिन कॉन्स्टिट्यूशनल होगी उससे सब कुछ ठीक हो जाना है। अच्छा, कुछ होम्योपैथी के डॉक्टर, जैसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, तो वो एक शीशी में मल्टीपल बॉटल से वो 2 बूंद इसमें 2 बूंद वो मिक्स कर रहे होते हैं, आप उसकी बात कर रहे हैं? यस, उसको कहते हैं पॉलीफार्मेसी। अच्छा, मतलब ये भी दवाई वो भी दवाई, होम्योपैथी प्रिंसिपल्स पे नहीं है फिर वो,
दिस इज अगेंस्ट होम्योपैथिक प्रिंसिपल्स। वो तो लेकिन बहुत सारे डॉक्टर वैसे ही करते हैं ये होम्योपैथी में। मैंने बोला ना भाई, होम्योपैथिक का जो दवाई का सिलेक्शन है बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है, इसलिए वो कई सारी डाल देते, कोई तो सूट कर चलो जाएगा। कोई तो लगेगी, ये है। अच्छा। अब मेरे पास पेशेंट आएगा तो मैं तो 45 मिनट से पहले मतलब दवाई चटती नहीं है क्योंकि मैं इतनी जानकारी लेता हूँ पेशेंट की हिस्ट्री करके, बचपन से लेके पूरी कहानियां सुन के जब दवाई आती है मेरे दिमाग में। 45 तो मिनिमम है जी, 45 मिनट्स। मतलब आई कैन नॉट बी फास्ट प्रेस्क्राइब, होम्योपैथी फास्ट है ही नहीं, लेकिन फास्ट से मतलब दवाई के सिलेक्शन में देरी हो रही है बस, फास्ट एक्शन में देरी नहीं है। एक्शन तो बहुत फास्ट है, लेकिन वो करेक्ट सिलेक्शन होना चाहिए, उसके लिए डॉक्टर को समय चाहिए। अच्छा, एलोपैथिक में चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, महिलाओं के विशेषज्ञ अलग हैं, होम्योपैथी में ऐसा नहीं है। होम्योपैथी में जो होम्योपैथिक डॉक्टर है वो ही इतना, क्योंकि हम लोग डिसीज का इलाज करते ही नहीं है, हम तो पेशेंट का इलाज करते हैं। अब पेशेंट में चाहे वो गायनी की तकलीफ हो, चाहे वो सर्जरी की तकलीफ हो, अब मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, अब मेरे पास गॉल स्टोन्स के पेशेंट आएंगे, मैं होम्योपैथिक दवाई से ठीक हो जाते हैं। रीनल स्टोन के आएंगे वो हो जाएंगे, फाइब्रोड आएंगे वो ठीक हो जाएंगे। अब ब्रेस्ट में फाइब्रो एडिनोमा है, वो दवाई खा लो वो ठीक हो जाएगा। अब देखो फाइब्रो एडिनोमा जो तकलीफ है वो गायनेकोलॉजिस्ट की वो ये है, या गॉल स्टोन्स हैं, सारे पाइल्स हैं, फिशर्स हैं, फिस्चुला है। अभी आज भी मेरे पास पेशेंट आया, फिस्चुला का पेशेंट है, ठीक हो रहा है। फिस्टुला क्या होता है? एनल फिस्चुला। अच्छा। अब वो एक बार ऑपरेशन कराएगा, फिर 6 महीने बाद फिर दोबारा हो जाएगा वही फिस्चुला। या जैसे मान लो आप रीनल स्टोन है, ये स्टोन है, एक बार ऑपरेशन करा ले फिर बन जाएगा दोबारा। और एलोपैथिक में जाएगा, प्रोस्टेट का मान लो ऑपरेशन कराएगा, फिर से हो जाएगी दोबारा, 6 महीने बाद फिर से वही हो जाएगी। लेकिन अगर होम्योपैथी में जाएगा तो वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको। अच्छा, आपको एक लंबा एक्सपीरियंस है होम्योपैथी में पेशेंट को देखने का, कोई ऐसा केस आपको जिसका रेफरेंस आप दे सके कि एकदम से वो हार चुके थे? फोटो दिखाएं हम? हाँ, वो हम फोटो आप दिखा दें, पहले आप बता दीजिए, फोटो हम शो कर लेंगे। अब मैं आपको अभी एक रिसेंटली पिछले महीने की बात है, हम उस पेशेंट का इलाज करे तो 3-4 महीने से इलाज कर रहे थे। एक उंगली में गैंग्रीन हो गया था। अब वो एलोपैथिक डॉक्टर के पास गए, उन्होंने उंगली काट दी इतना हिस्सा, क्योंकि गैंग्रीन है। लेकिन अब वो हील ही नहीं हो रहा था उसका, जो काट के के बाद जो घाव हुआ है। तो हमने पहले उसका वो घाव ठीक किया होम्योपैथिक दवाई से, और जो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी थी उसको किया, तो उसका अब वो नखून भी आ गया, बाकी हिस्सा भी आ गया और ठीक हो गया। नहीं तो एक गैंग्रीन एक ऐसी तकलीफ है, इस उंगली में है तो कब लो इसमें हो जाएगी, 2 महीने बाद इसमें हो जाएगी, और धीरे धीरे हाथ काटना पड़ेगा, ऐसे कट जाएगा सारा। लेकिन होम्योपैथिक मेरे पास आए और ठीक हो गया। मेरे पास फोटो है, आप चाहो तो। वो रीनल स्टोन्स, गॉल स्टोन्स सब निकल जाते हैं। एनल फिशर है, एनल फिस्चुला है, पाइल्स हैं, बॉयल्स, कार्बंकल्स, बहुत कुछ ठीक होता है। लेकिन गो टू ए गुड होम्योपैथिक डॉक्टर। गुड डॉक्टर। कोई ऐसी बीमारी है होम्योपैथी, मतलब नॉर्मली कोई ऐसी बीमारी जिसका इलाज होम्योपैथी में नहीं है? ऐसा कुछ नहीं। मैंने बोला ना, हम पेशेंट का इलाज करते हैं, बीमारी का इलाज करते ही नहीं है। पेशेंट की इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाती है हमारी दवाइयों से। अब एक आंटी मेरे पास आज आई डिफेंस कॉलोनी से, अब उनको वो है सिरोसिस ऑफ लिवर। मतलब अगर वो सिरोसिस ऑफ लिवर की दवाइयाँ कोई और तरह की खाती रहेगी तो वो तकलीफ बढ़ती जाएगी, रिवर्स नहीं होगी। एंड नाउ वो बिल्कुल ठीक होती जा रही है, सारे सिम्टम ठीक हो रहे हैं। तो मैंने वो बोला भी अपना लिवर का फाइब्रो स्कैनिंग कराओ। फाइब्रो स्कैनिंग होती है, फाइब्रोसिस होता है ना, और होपफुली ठीक हो जाएगी। अच्छा, उन्हीं की बहुरान, ओ सॉरी, ग्रैंड डॉटर, कल उन्होंने वो टेस्ट कराया CA-125, ये वो ओवेरियन ट्यूमर मार्कर होता है। तो पहले वो 53 था, जो 30 से कम होना चाहिए, और अभी वो शायद 12-13 आ गया मेरी दवाई से। ट्यूमर मार्कर है वो,
तो कुछ भी ठीक होता है होम्योपैथी में। मतलब कोविड कैंसर ये सारे भी? देखिए कैंसर में तो चेंजेस ऐसे आते हैं, जो पैथोलॉजिकल चेंजेस आते हैं ना, उनको रिवर्स करना मुश्किल है। लेकिन होम्योपैथी में अगर पेशेंट को आएगा तो उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो ठीक हो जाएगी, मतलब कुछ इम्प्रूव हो जाएगी, एक वो पेनलेस लाइफ जिएगा। इतना तो हम कर सकते हैं। लेकिन एक दो पेशेंट हैं जो मेरे कैंसर के भी ठीक हुए हैं, पर मैं सबकी गारंटी नहीं लेता। अब मेरे पास एक पेशेंट था, बॉम्बे से आते थे वो, और उनका वो था सीए यूरिनरी ब्लैडर, जो मूत्राशय है उसमें कैंसर था। एक वो ठीक हुए मेरे दवाइयों से, लेकिन सभी नहीं ठीक हुए। कोई एक दो होते हैं जिनमें करेक्ट सिलेक्शन हो गया, दवाई हो जाती है ठीक। कैंसर भी हुए, लेकिन मैं सबके लिए नहीं कहूँगा मेरे पास सारे पेशेंट कैंसर के मैं सबको ठीक कर दूंगा, नो नो, ये नहीं है। पर कोई कोई हो जाते हैं, डिपेंड ऑन दी वही राइट सिलेक्शन। इज द डॉक्टर हु फेल्स, होम्योपैथी नेवर फेल्स। तो मैं भी फेल होता हूँ भाई, फेलियर है लाइफ में। अब मान लो मैं अगर 70-80% लोग मेरे पास आते हैं वो ठीक हो रहे हैं, 20-30% तो मैं भी नहीं ठीक कर पा रहा ना उनको भी। तो ये है बस। अच्छा, मेरे पास कुछ बीमारियों की लिस्ट है। जैसे हम एलोपैथी में कुछ कुछ दवाएं अपने मन से खा के वो सही कर लेते हैं, तो क्या होम्योपैथी में इस तरह हम कर सकते हैं या नहीं? नहीं कर सकते। जैसे खांसी, डिसीज स्पेसिफिक नहीं है होम्योपैथी, इट इज पेशेंट स्पेसिफिक। मैंने बार बार मैं ये बोल रहा हूँ, पेशेंट को ठीक करना है, हमने डिसीज को नहीं ठीक करना। अच्छा, अब जैसे मान लो खांसी है, अब जैसे आजकल रेनी वेदर है या हॉट वेदर है, अब जब चेंज ऑफ टेम्परेचर से खांसी होगी, आप एसी में बैठे हो, फिर धूप में चले गए, धूप में से एसी में आ गए, दवाई बदल गई, है ना। तो इस मौसम के लिए दवाई अलग होगी। जब बिल्कुल ठंडी होएगी, एक्सपोजर टू कोल्ड होएगा, वो दवाई अलग होएगी। एक होगी जैसे गर्मी है, भाई तुम धूप में गए, धूप में रहे हो, अब उसके बाद खांसी या जुकाम होएगा, वो दवाई फिर अलग हो जाएगी। इस करके वो हमारी दवाइयाँ मौसम के अनुसार भी बदल जाती हैं। अब जो खांसी हम जिस खांसी की आज ठीक करेंगे, सर्दियों में वो दवाई खांसी की नहीं चलेगी। वो जुकाम में आजकल ठीक कर रही है, लेकिन सर्दियों में जुकाम की दवाई बदल जाएगी। ऐसे स्पेसिफिक नहीं हो सकती कोई कह जी ये दवाई हम अपने घर में रख लें, इससे हम जब भी खांसी हो जब भी ठीक हो, नहीं, नेवर, कभी नहीं ऐसा हो सकता। क्योंकि हम होम्योपैथिक में कॉजेशन भी है ना, व्हाट इज द कॉज ऑफ द डिसीज। मेरे पास, मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूँ और खुद भी जब प्रैक्टिस करता हूँ, मेरा फर्स्ट जो क्वेश्चन मेरा होता है, व्हाट इज द मोस्ट इमीडिएट प्रोबेबल कॉज। क्या कॉज था जिसने आपको तकलीफ हुई, जिससे आपको तकलीफ हुई है, तो वो कॉज के अनुसार फिर दवाई बदल जाएगी। अब मान लो किसी को हेडेक हो रहा है, तो वो हेडेक क्यों हुआ, कैसे हुआ है भाई, किसी ने कुछ आपको डांट दिया, दवाई दूसरी हो जाएगी, है ना। और अब कोई डिसअपॉइंटमेंट हो गया, लॉस ऑफ मनी हो गया, या किसी की फैमिली में किसी की डेथ होगी, उसके बाद से मेरे को ये तकलीफ हो गई है जी। तो वो जो कॉज जानना बहुत ज़रूरी होता है हर पेशेंट का। भाई आप अगर 5 साल से प्रॉब्लम है, तो 5 साल पहले क्या हुआ था ऐसा जो आपको तकलीफ होगी, तो हम उस कॉज को ढूंढते हैं। पेशेंट को सब पता होता है, क्योंकि पेशेंट अपने बारे में सबसे ज़्यादा जानता है, हम तो नहीं जानते। लेकिन हम जानकारी करने की कोशिश करते हैं, और जितना मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगी, उतनी हम करेक्ट दवाई छांट पाएंगे। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन तो कॉज का ही है, भाई क्या कॉज हो सकता है। मतलब जैसे कहते हैं कि डॉक्टर और वकील से कुछ छिपाना नहीं चाहिए, होम्योपैथी में बिल्कुल नहीं छिपाना चाहिए। बिल्कुल नहीं। मेरी इंस्ट्रक्शंस यही होती हैं भाई, हम जो अब हमारी आपकी इंटरोगेशन, मैं पेशेंट को बोलता हूँ भाई, मेरी और आपकी अब इंटरोगेशन करीब आधा घंटा 45 मिनट चलेगी। इसमें वट एवर यू आर इन्फॉर्म, इट शुड बी ऑनेस्टली ट्रू। इसमें बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन मीन्स करेक्ट मेडिसिन, जरा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो इस तरह चलता है, बस ईमानदारी है पेशेंट की और हमारे बीच। होम्योपैथी में इंस्टेंट रिलीफ होती है? यस, इंस्टेंट, बहुत फास्ट है, फास्टेस्ट है होम्योपैथी। अच्छा। ओह यस, इसमें कोई डाउट नहीं, तुरंत हमने फायदे देखे हैं।
तुरंत। हमने पेशेंट को दवाई दी, जब वो अगली बार पेशेंट आएगा, भाई कितना आराम है, कि 70% आराम है। अच्छा, आराम कब शुरू हुआ? कि बस डॉक्टर साहब आपके क्लिनिक से बाहर गए, अभी रास्ते में पहुंचे थे, वहीं से शुरू हो गया, ये बोलते हैं। अब एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। एक पेशेंट को हमने, उसको हिचकियाँ समझते हो, हिकअप्स, अब हिचकियाँ आई जा रही हैं, बेचारा वो सोता भी नहीं है, हिचकियाँ कहाँ सोने देंगे किसी को, कितने महीनों से हिचकियाँ थी। अब वो मेरे पास आए, दवाई छांटी हमने उनकी, तो जो दवाई करेक्ट सिलेक्शन हो गया, बस उस पहली विजिट में करेक्ट सिलेक्शन हो गया। तो हमने जो दवाई थी उसकी बस मुंह में डाली है, ऐसे ड्रॉप, और अभी हाथ ऐसे नहीं आया, कहता डॉक्टर साहब मैं ठीक हो गया। बताओ इससे ज़्यादा फास्ट क्या चाहिए भाई? इससे फास्ट क्या चाहिए? अभी हाथ यूँ नहीं आया, मतलब आधा मिनट भी नहीं हुआ, मिनट कुछ सेकेंड्स में फ़ायदा हो गया। ये फैक्ट है। हिचकियाँ उसी वक्त ठीक होगी, उसके बाद दोबारा नहीं। मतलब करेक्ट सिलेक्शन ऐसी जगह काम करता है, पर ऐसा सभी मरीजों में नहीं होता भाई। ये तो कोई ईश्वर की कृपा होती है, कुछ उसका लक अच्छा होता है, जो करेक्ट सिलेक्शन हमारे दिमाग में वो आगे मेडिसिन हो, ऐसे जादू मतलब मिरेकल है। फिर सर, होम्योपैथी में परहेज बहुत इम्पोर्टेंट देखने में आता है, कि जैसे डॉक्टर्स कहते हैं कि प्याज नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना, कॉफी नहीं पीना, दही नहीं खाना, बैंगन नहीं खाना, तो ये लिस्ट बहुत लंबी दिखती है। ऐसा कुछ है या मिथ है ये? देखो, मेरे पास जो पेशेंट आते हैं, वो भी मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, डॉक्टर साहब कोई परहेज है? तो मेरा उनके लिए आंसर यही होता है कि कोई परहेज नहीं। आपको सिर्फ आप ये अपने में देख लो कि आपको कोई चीज़ अगर नुकसान देती है, वो थोड़े दिन बंद रखो, लेकिन वो आज नुकसान दे रही है, लेकिन जब 2-3 महीने तक मेरी दवाई खाओगे तो वो चीज़ भी आपको नुकसान नहीं देगी। अब वो चाहे खाने पीने में कुछ भी चीज़ हो, तो मेरी तरफ से कोई परहेज नहीं होता। बस मेरी इंस्ट्रक्शन ये होती है, अगर कुछ भी कोई तकलीफ आपकी किसी खाने से पीने से अगर बढ़ती है, तो प्लीज़ थोड़े दिन उसको बंद रखो बस। वो लहसुन और प्याज मना करते हैं? नहीं नहीं नहीं, कोई परहेज नहीं है, कुछ नहीं होता उससे? नो, कोई परहेज नहीं है इसका। सर, होम्योपैथी दवाइयाँ जो लिक्विड होता है वो बनती किस चीज़ से है? इनके देखो, सबसे ज़्यादा तो वेजिटेबल सोर्स है, जैसे जड़ियाँ बूटियाँ, पत्तियाँ, छालें, बार्क, यही होती हैं, जड़ें, ये तो मेन सोर्स है, वेजिटेबल सोर्स। फिर एनिमल सोर्स, कोई भी जानवर, अब जैसे चींटियाँ होती हैं, अब इनको भी हम लोग करते हैं, इनसे दवाई बनती है। कॉकरोच है, उससे दवाई बनती है। स्नेक है, स्नेक पॉइजन्स हमारे पास बड़े सारे हैं, उनसे दवाइयाँ बनती हैं, केमिकल से बनती हैं। और नोसोड्स हैं, डिसीज प्रोडक्ट, अब जैसे सिफिलिस का नोसोड हो गया, गोनोरिया का नोसोड हो गया, तो या टीबी का नोसोड हो गया, तो डिसीज प्रोडक्ट से भी दवाइयाँ बनती हैं। या जैसे सन रेज और ये मून रेज, एक्स रेज, सबसे दवाइयाँ बनती हैं। 6-7 सोर्स हैं, वही हैं दवाइयों के सोर्स वही हैं। चींटी और कॉकरोच से कौन सी दवा बनती है? फॉर्मिका रूफा बनती है चींटियों से, कॉकरोच से बनती है ब्लाटा। ये किस काम आती है? सांस के लिए। अच्छा। हो यस, मतलब पर ये दवाइयाँ ऐसे हैं। हाँ भाई देखो, अब किसी पेशेंट का सांस फूल रहा है, अब वो लोग वो खाएगा डेरी फाइलिन, एक एलोपैथिक दवाई है, या कुछ स्टीरॉयड लेगा, है ना। तो हम बोलेंगे भाई होम्योपैथिक में एक टेम्परेरी फ़ायदा, टेम्परेरी एंड फास्ट, वो जो कॉकरोच से दवाई बनती है उसको ले लो, वो ठीक हो जाएगी, तुरंत फ़ायदा होगा। लेकिन परमानेंट अगर करनी तो वो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनली परमानेंट ठीक करेगी, जो उस पेशेंट की दवाई होगी वो। अब यहाँ पे मेरा एक सवाल है कि मतलब हम दवाइयाँ खा रहे हैं, तो उसमें भी डाउट है कि अगर कोई वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन, तो डाउट है कि वो उसको दवाइयों में भी नॉनवेज रिलेटेड चीज़ें मिले। ये आयुर्वेद में भी कई बार ये सवाल उठे हैं, एलोपैथिक दवाइयों में भी उठे कि हड्डियाँ, जानवरों की हड्डियाँ मिलती हैं। नहीं नहीं नहीं, देखो इसके लिए मैं ये कहूँगा कि इनके एक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं हर दवाई के। हम सिर्फ वो एक्टिव प्रिंसिपल को एक्सट्रैक्ट करते हैं
उसमें कोई ऐसे नहीं होता, मक्खी मच्छर वैसे नहीं होते, या जैसे मधुमक्खियां हैं उनसे ही दवाई बनती है। हम उनको सिर्फ वो एक होम्योपैथिक में होता है परकोलेशन, मैसिलेशन, तीन इस तरह के वो है, तो टाइटोरेशन, तो उसमें फिर वो सिर्फ उसका एक्टिव प्रिंसिपल होता है, उसमें वो एनिमल एज ए होल नहीं होता। इट इज़ द ओनली एक्टिव प्रिंसिपल्स विच वी यूजेस इन अवर होम्योपैथिक रेमेडीज। तो इसलिए वो नॉन वेज और वेज का कोई क्वेश्चन ही कोई नहीं उठता। कॉन्सेप्ट हाँ, नहीं उसमें। कोई हम मच्छर थोड़ी खिला रहे हैं किसी को। मैंने एक चीज सुनी है बहुत सारे लोगों से कि होम्योपैथी दवाई जो होती है शीशी में जो गोलियां, उसको 7 बार ऐसे हिला के खाओ तो एक्स्ट्रा चार्ज हो जाता है, ऐसा कुछ है? 7 बार नहीं, वो 10 बार है फिर, वो 7 अच्छा। बार क्योंकि देखो दवाई जो हमारी बनती है ना बिल्कुल क्रूड फॉर्म से बनती है। अब जैसे नमक है, नमक की कोई मेडिसिनल वैल्यू नहीं है, हम्म। या जो सैंड है, सैंड की भी कोई मेडिसिनल वैल्यू नहीं है। लेकिन जब हम उसको पोटेंटाइज करते हैं, टैटूरेट करते हैं, तो जो फ्रिक्शन होता है ना, फ्रिक्शन, समझ गए फ्रिक्शन, जैसे एक मोटार है और वो पेस्टल होता है जिससे हम ऐसे करते हैं, तो वो जो फ्रिक्शन होता है वो दवाई उससे वो स्ट्रांग होती जाती है। ऐसे ही अगर कोई दवाई में है, लिक्विड फॉर्म में दवाई है कोई, वो तो सॉलिड में है ना, उसको हम ऐसे जब पीसते हैं। लेकिन अगर कोई दवाई लिक्विड फॉर्म में है और आपने अगर ऐसे हाथ में रख ली और आप उसको ऐसे कर रहे हो, मतलब ये जो डाउनवर्ड स्ट्रोक है ना, ये डाउनवर्ड स्ट्रोक व्हेन इट इज एंडिंग इनटू ए जर्क, ऐसे, तो जो जर्क लगती है ना वो फ्रिक्शन होता है दवाई में, उस फ्रिक्शन से वो दवाई स्ट्रांग होती जाती 10 बार दवा है। हिला 10 के बार खानी। ऐसे करेंगे ना हम, 10 बार, हम्म। तो एन ईच डाउनवर्ड स्ट्रोक एंडिंग इनटू ए जर्क, ये वाली, ऐसे नहीं होगा, ये वाली, ये जर्क, जब इस तरह की जब आप पेशेंट को वो ये दवाई करोगे वो डेफिनेटली धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएगी। पर हम जब पेशेंट को दवाई दे रहे हैं तो उसको हम थोड़ी बोलते हैं तुम ऐसे करना है, वो तो शीशी भर के दे दी और खाता रहे भाई इसमें से। तो वो शीशी हिलाने से कुछ नहीं होता है, जो लिक्विड फॉर्म में होता है उसको। लिक्विड फॉर्म में, यस, हाँ। लिक्विड, और वो भी फिर डाउनवर्ड तेज स्ट्रोक 10 बार, उससे बढ़ती है वो दवाई। तो ऐसा पेशेंट कोई नहीं करता। वो तो हमने दवाई दी थी, अपना 4-5 बॉटल भर दी, गोलियां भर दी, खाते रहे, तो वो ऐसे थोड़ी करेगा वो, नेवर। होम्योपैथी को लेके सबसे ज्यादा मिथ क्या है? बस मिथ तो यही है कि सब लोग ये समझते हैं होम्योपैथी स्लो एक्टिंग है, ये मिथ है। पर मैंने तो बहुत जादू देखे हैं, तो मैं तो कभी नहीं मानता ये सब मिथ है। एक मतलब आम इंसान जो होम्योपैथी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है, उसका ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए कोई एग्जांपल देना चाहेंगे? अब इसमें क्या एग्जाम्पल दूँ, मेरे पास तो मैं यही कह सकता हूँ बस, मेरे पास जो पेशेंट आते हैं करीब 70-80% मेरा क्योर रेट ऑफ क्योर है। अब उसमें किसी भी तरह के पेशेंट आ जाते हैं मेरे पास, हर तरह के पेशेंट होते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, पाइल्स, फिशर्स, सब तरह के आते अच्छा, बहुत बेसिक सी चीजें हैं, वो मैं भी फेस करूँ, जैसे हेयर वाइट हो जाने, ये अभी एकदम ट्रेंड सा दिख रहा है कि बहुत तेजी से। देखो अगर प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर है, कैन बी ट्रीटेड। मैंने बोला ना कोई वजह होगी उसके पीछे, हर चीज़ की वजह है, और जब वो वजह हमें पता लग जाती है तो फिर हम उस वजह के हिसाब से उस पेशेंट का इलाज कर देते हैं। अब आपको एग्जाम्पल दूं मैं आपको, एक बच्चा मेरे पास आया एपिलेप्सी का, समझते हो एपिलेप्सी? नहीं। ये जो ऐसे कांपने लगते हैं, अच्छा। हाथ पैर कांपने लगते हैं, तो आए मेरे पास, ऑल इंडिया इसको मेडिकल साइंसेज में गए पहले, और वहाँ पे वो MRI किया गया। MRI में क्या, उसको एरेक्नॉइड सिस्ट मिली, मतलब ब्रेन में एरेक्नॉइड ये जगह होती है, उसमें एक सिस्ट थी। अब कोई भी एक्स्ट्रा ग्रोथ होगी ब्रेन के अंदर तो वो फिर, क्योंकि अंदर का इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ गया और उससे वो बच्चे को ये कांपने हो गया। लेकिन अब मेरा काम क्या है कि मैंने उसका पहले कॉज देखना है, ये क्यों हुई। अब उसमें जब कॉज देखा तो क्या हुआ कि भाई वो उसके दो बेटे हैं, ये बड़े वाला बेटा है,
तो जब वो मैंने उससे पूछा, बेटा मुझे बताओ ये क्यों हुआ, क्या है, तुम्हारे घर के हालात कैसे हैं। और वो जो उसकी बच्चों की माँ थी, कहने लगी डॉक्टर साहब हम दोनों मियाँ बीवी डाइवोर्स्ड हैं, और डाइवोर्स का वजह यही है कि दोनों मियाँ बीवी ने नहीं वो मेल खाया, खूब लड़ाई होती थी, गुत्थम गुत्था होती थी। अब बच्चे ने भाई, ये बड़े बच्चे ने देखा है कि भाई हमारे मम्मी पापा कैसे लड़ाई करते हैं। और वो जो डोमेस्टिक डिस्कॉर्ड है, मतलब पेरेंटल डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड बिटवीन द पेरेंट्स, और वो उसकी वजह बन गई। तो मैंने जब देखा उसके और भी सिम्टम्स लिए, तो मैंने एक मेडिसिन निकाल दी जिसमें पेरेंटल डिस्कॉर्ड वाज वन ऑफ द कॉज। बाकी और सिम्टम्स, पेशेंट की पोजीशन ऑफ स्लीप या डिज़ायर एवर्जन्स खाने पीने की, कोई परसिस्टेंट ड्रीम ऐसा है, तो जब सारा कुछ हमने मिला के देखा, एक दवाई निकल आई मेरे दिमाग में, तो दवाई दे दी। और जब बाद में उसको ठीक भी हो गया, और जब दोबारा से एमआरआई कराई तो वो एरेक्नोइड सिस्ट भी खत्म हो गई। जबकि ये सर्जिकल प्रॉब्लम है, 100% सर्जिकल है, बिना ऑपरेशन के वो ठीक नहीं हो सकती। लेकिन क्योंकि हमें कॉज भी पता लग गया, पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन पता लग गया, दवाई का सही सिलेक्शन हो गया, और जादू हो गया। मतलब वो सिस्ट, मेरे पास रिपोर्ट है, आप देख लो, ठीक हो गया। और एक एग्जाम्पल दूं, जी बिल्कुल, है ना। हाँ जी। मैं अमेरिका गया, न्यू जर्सी की बात है। हम्म। तो वहाँ एक बहू रानी, मतलब 5 महीने की प्रेग्नेंट है, और जब उस जो बच्चा है अंदर, उस बच्चे के क्रोमोसोम्स टेस्ट किए गए अमेरिका में, न्यू जर्सी में। तो उस बच्चे के जो क्रोमोसोम्स से दे वर फाउंड टू बी पॉजिटिव ऑफ डुशेन बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये एक तकलीफ होती है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, अच्छा। कि वो उसमें क्या होता है, मेल सफरर होता है। अगर बच्चा बेटा है तो वो बीमारी को झेलेगा, सफ़र करेगा। अगर फीमेल है तो वो कैरियर है, वो आगे जनरेशन में लेके जाएगा। समझ रहे हो ना। तो वो डॉक्टर्स ने न्यू जर्सी में, जहाँ भी हॉस्पिटल में वो उनके जो दिखाई जा रहे थे, उन्होंने कहा इसको भाई, चाहे वो फीमेल हुआ कैरियर, मेल हुआ सफ़र करेगा, 14-15 साल तक जिएगा, उठेगा नहीं बिस्तर में से, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, मसल्स वीक हैं, वो आपकी सेवा कराएगा, आपकी सेवा नहीं कर सकता। इसलिए इन दोनों कंडीशंस में आप इनको अबॉर्ट करा दो। क्लियर होगी बात। अब मेरा वहाँ टूर था, पहुँच गया, और जब मेरे पास वो बहू रानी आई कि डॉक्टर साहब आप इंडिया से आए हो, तो जब हमारा इस तरह से इलाज करो, हमारे बच्चे में ये प्रॉब्लम है। अब मैंने उस बच्चे की हिस्ट्री ली, मतलब उसकी बहू रानी की, दवाई छांटी मैंने। तो वहाँ पे दवाइयाँ ऐसे नहीं मिलती जैसे हम इंडिया में खरीद लेते हैं, वो अमेजोन से मंगानी पड़ती हैं। अच्छा। 4-5 दिन में दवाई आई। मैं फिर आगे बॉस्टन चला गया, तो आज दवाई आई मेरे से पीछे, तो मैंने कहा ये दवाई खा ले बेटा, कोई नहीं, शुरू कर। फिर वो बेटा, अब उन्होंने ऑपरेशन नहीं कराया। 29 अक्टूबर को बच्चा पैदा हुआ जी, उनके 9 महीने बाद। और जब वो पैदा हुआ तो वहाँ के डॉक्टर तो बड़े हैरान हुए। तो हमने तो बोला था आपको इसको अबॉर्ट करो, आपने अबॉर्ट क्यों नहीं कराया। उन्होंने कहा जी हमने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया और हमें उम्मीद है ठीक हो गया होगा। कि अच्छा, अगर ये ठीक हो गया है तो जब ये बच्चा 3 महीने का होएगा तो इसका फिलाडेल्फिया में एक जेनेटिक डिसीज़ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है अमेरिका में, वहाँ टेस्ट कराना है इसका ब्लड। अब वो फरवरी में, 1-2 फरवरी में 3 महीने का भी हो गया। वहाँ गए वो टेस्ट कराने, 1 हफ्ते बाद रिपोर्ट आई तो नहीं। आज 5 साल हो गए इस बच्चे को, दौड़ रहा है, कूद रहा है। जबकि जिसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गई वो कूद नहीं सकता, चल नहीं सकता। 5 साल का हो गया है। मतलब जो बच्चा पेट में था, हाँ, उसका इलाज बोला इलाज हमने इन यूट्रो ही कर दिया, यूट्रस में इलाज हो गया उस बच्चे का। जो तकलीफ थी, कितनी भयंकर तकलीफ है, आप देखो ना, जरा सोच के देखो, डुशेन बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ठीक है, मेरे पास बच्चे की फोटो है सारी। मतलब ये भी पॉसिबल है। यस यस भाई, प्रेगनेंसी इज द हाई टाइम टू ट्रीट। आप अगर प्रेगनेंसी में ट्रीट कर रहे हो तो उसमें जच्चा भी ठीक रहेगी, बच्चा भी ठीक रहेगा। होम्योपैथी तो ऐसी साइंस है बस। लेकिन अभी थोड़ा सा प्रचार हो रहा है। ये अभी डिपेंड्स ऑन द डॉक्टर।
अगर डॉक्टर ऐसे अच्छे अच्छे डॉक्टर आगे तो होम्योपैथी तो नहीं छा जाएगी कि कमाल हो जाएगा, लेकिन इसमें लोग मेहनत नहीं करते। अच्छे डॉक्टर को खोजना बड़ी बात यस है। यस, अच्छा डॉक्टर चाहिए बस। होम्योपैथी में हर चीज का इलाज है, बस हमें अच्छा डॉक्टर मिल जाए Yes. और हम टाइम से पहुंच जाए। टाइम भी कुछ मैटर नहीं करता, आप जब भी पहुंचे ट्रीटमेंट तभी हाँ पॉसिबल यस है। यस, ट्रीटमेंट एवरी टाइम ट्रीटमेंट इज अवेलेबल, नो प्रॉब्लम, इट इज द डॉक्टर। हम्म। शायद मैंने बताया आपको, इट इज द डॉक्टर हु फेल्स, होम्योपैथी नेवर Yes. फेल्स। ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है भाई, तुम डॉक्टर अच्छा ढूंढो बस। होम्योपैथी तो अपनी जगह बिल्कुल परफेक्ट है। थैंक यू सर, अरे आपने कोई बात मतलब नहीं। बहुत सारे ऐसे चीजों सवालों के जवाब दिए जो हर किसी के दिमाग में मिथ है कि इसका इलाज नहीं, इसका इलाज नहीं, लेकिन होम्योपैथी में हर चीज का हर इलाज है। चीज का इलाज, हर चीज का इलाज। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर विजय, जो मुझे लगता है कि ऐसे उन सारे सवालों के जवाब इन्होंने दिए जो हम सबके दिमाग में डाउट में है कि ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसका इलाज है, इसका इलाज नहीं है। तो उम्मीद है आप भी एक अच्छा डॉक्टर ढूंढेंगे और अपने आप को स्वस्थ रखेंगे। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।